हेलो फ्रेंड्स। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आइसोमेरिज्म या समावयवता जो अभी तक हमने देखी वो दो प्रकार की देखी, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम लोगों को अपनी यूनिट में स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावयवता। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में आते हैं, वो भी दो तरह की होती है। एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और दूसरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समावयवता। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता अब हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है या ज्यामितीय समावयवता वो समावयवता है जिसमें कि जब एटम्स या ग्रुप्स जो कि स्पेस में अरेंज्ड हों, वो अलग तरह के दो अरेंजमेंट शो करें, क्योंकि दो बॉन्ड्स के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यानी कि रोटेशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है। तो अभी जैसे कि आप ये दो पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स बनी हैं, इनमें आप देखिए जो लेफ्ट साइड पे रोटेशन हो रहा है दैट इज फ्री रोटेशन, लेकिन जो राइट साइड पे रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। वो देखिए पूरी तरीके से रोटेट नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बीच में कुछ बाधा है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। सो व्हाट इज दिस बाधा? ये क्यों ये दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं कार्बन एटम पे वो क्यों नहीं पूरी तरीके से घूम पा रहे हैं, जबकि बगल में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो इजीली पूरी तरीके से घूम पा रहे हैं? क्योंकि ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है यानी बाधा है वो है जो p ऑर्बिटल है उसकी वजह से। तो ये जो बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना है एक सिंगल ओवरलैप यानी कि साइडवेज ओवरलैप से, यानी एक्सियल ओवरलैप से। ओवरलैपिंग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सो एक्सियल ओवरलैप से, हेड टू हेड ओवरलैप से सिंगल बॉन्ड बना है यानी सिग्मा बॉन्ड बना है, जबकि साइडवेज ओवरलैप से बना है पाई बॉन्ड। तो ये जो साइडवेज ओवरलैप है जिसके ऑर्बिटल ऊपर और नीचे हैं, इनकी वजह से ये पूरी तरीके से घूम नहीं पा रहा है। तो इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से या बाधित रोटेशन की वजह से जब दो अलग अलग तरह के समावयवी या आइसोमर्स मिलते हैं जिनकी ज्योमेट्री अलग हो या ज्यामितीय डिफरेंस हो जिनमें, तो उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो अभी इसको हम लोग आगे देखते हैं ना। फर्दर इसमें यह देखा जाएगा कि ये कौन शो करता है, कौन इसको एग्जिबिट करता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड हो, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर साइक्लिक हो, चाहे वो होमोसाइक्लिक हो, हेट्रोसाइक्लिक हो या फ्यूज्ड रिंग्स हो। और ऐसे कंपाउंड जिनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिंगल बॉन्ड में भी है, लेकिन उसकी कोई वजह है, यानी सिंगल बॉन्ड है लेकिन फिर भी रोटेशन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। ऐसे कंपाउंड्स में सब में ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस क्या हैं? सो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिनका होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। पहला कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। अबाउट जो सेंट्रल दो एटम्स हैं उनके बीच में रोटेशन, उनके जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा मॉलिक्यूल
चाहे कितने भी एटम्स का बना हो, सभी का रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, सबका रोटेशन बाधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पे wherever there is a possibility of geometrical isomerism, only there the rotation has to be restricted. जहां पे ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित होने की संभावना है, केवल वहीं पे रोटेशन को बाधित होना है, वहां पे रोटेशन बाधित होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन पाएंगे। दूसरी कंडीशन, जहां जिन दो एटम्स के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, यानी जिन दो एटम्स के बीच में रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उन एटम्स पे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होने चाहिए। हर मतलब एक एटम पे जो दो बॉन्ड्स, तो एक सिग्मा और एक पाई से सेटिस्फाई हो गया, बची दो वैलेंसी, वो दो वैलेंसी पे सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन पाते हैं। Now, amongst the nomenclature of geometrical isomers, the first variety is cis-trans nomenclature. तो पहले cis-trans nomenclature का इस्तेमाल किया जाता था, और अभी आप कई किताबों में देख भी रहे हैं cis-trans nomenclature। ज्यादा मॉडर्न नॉमेनक्लेचर से ज्यादा आप cis-trans nomenclature से ज्यादा वेल वर्स्ड या परिचित होंगे। So, what is cis-trans nomenclature? cis आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिनमें सेम ग्रुप्स सेम साइड पे हो, और ट्रांस आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिनमें सेम ग्रुप्स एडजेसेंट साइड पे हो, यानी डायगोनल साइड पे हो। तो जैसा दो डायग्राम्स आपके सामने बने हैं, देखिए, जब आर आर ग्रुप्स और एच एच ग्रुप्स सेम साइड पे हैं तो वो सिस आइसोमर है, जबकि जब आर आर ग्रुप्स और एच एच ग्रुप्स डायगोनल साइड्स पे हैं, यानी ऑपोजिट साइड्स पे हैं, तो वो ट्रांस आइसोमर है। सिस नॉमेनक्लेचर में फिर व्हाट वाज द नीड कि हमें दूसरा नॉमेनक्लेचर अडॉप्ट करना पड़ा? एक्चुअली सिस नॉमेनक्लेचर केवल उन्हीं कंपाउंड्स पे यूज हो सकता है जिनमें 2 या 3 टाइप के लिगेंड अटैच्ड हो डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों कार्बन्स पे, यानी कि वैरायटी केवल 2 या 3 हो सकती है। जैसे ही दोनों कार्बन्स पे लगे हुए लिगेंड्स, जो कि हैं 4, एक कार्बन पे 2 लिगेंड लगे हुए हैं, तो जैसे ही वो चारों लिगेंड्स अलग अलग हो जाते हैं, एब्सोल्युटली डिफरेंट हो जाते हैं, वैसे ही सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर उनका नाम नहीं दे पाता है, तो तब हमें एक नए नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ती है। सो लेट्स सी दैट न्यू टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर जो कि सिस ट्रांस की कमियों को दूर करता है, वो है EZ नॉमेनक्लेचर। तो EZ नॉमेनक्लेचर करने की विधि क्या है? EZ नॉमेनक्लेचर कैन इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम पे बेस्ड है, यानी जो हमने इससे पहले सिप रूल्स वाला सिस्टम पढ़ा था, जब हम RS नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे पिछले उसमें आइसोमेरिज्म में, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तब हमने सिप रूल्स पढ़े थे, तो उन्हीं पे ये बेस्ड है। नाउ इसमें बस EZ में डिफरेंस क्या है? EZ में पहले हमने चारों जो लिगेंड्स थे उनको नंबर किया था 1 2 3 4, लेकिन अब जो EZ नॉमेनक्लेचर है उसमें एक कार्बन पे लगे हुए जो 2 लिगेंड्स हैं केवल उनको नंबर देना है 1 2, और जो दूसरे कार्बन पे लगे हुए 2 लिगेंड्स हैं उनको नंबर देना है 1 2। ओनली दिस वी हैव टू डू, केवल 1 और 2 के बेसिस पे नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग ग्रुप्स की प्रायोरिटी उसी तरीके से डिसाइड होगी जिस तरीके से सिप रूल्स पहले मैंने आपको बताए थे, और पिछले एग्जाम्पल्स हमने उसके बहुत सारे कर लिए हैं। तो 1 और 2 नंबर दे दिया उनको। अब मान लीजिए कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो वो नॉमेनक्लेचर हो गया Z टाइप का। तो Z का जो फुल फॉर्म होता है वो है ज्यूसामेन। ज्यूसामेन मतलब टुगेदर। तो अगर हाई प्रायोरिटी यानी जिनके नंबर 1 है वो सेम साइड पे हैं तो वो Z हो गया, और अगर 1 वाले के सामने 2 है, यानी 1 और 1 दोनों अलग अलग कार्बन एटम्स के 1 और 1
डायगोनल साइड पे हैं अगर, तो वो हो गया ई। ई मतलब एंटगेगन। एंटगेगन का मतलब होता है ऑपोजिट। तो जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स नीचे शो किए हैं, देखिए एक कार्बन के ऊपर ग्रुप लगा है ब्रोमीन और क्लोरीन। आपको पता है कि ब्रोमीन का नंबर प्रायोरिटी वाइज 1 है और क्लोरीन का 2 है। सेकेंड कार्बन पे ग्रुप लगा है आयोडीन और हाइड्रोजन। जैसे कि प्रायोरिटी वाइज आयोडीन का नंबर है 1 और हाइड्रोजन का नंबर है 2। तो क्योंकि पहले वाले फॉर्म में 1 और 1 सामने है, जिसमें ब्रोमीन और आयोडीन सामने सामने है, उसमें 1 और 1 है सामने, इसलिए वो Z हो गया। और दूसरे वाले फॉर्म में जिसमें कि इसका ऑपोजिट अगर फॉर्म है तो वो हो गया ई फॉर्म। इफ द फॉर्म इज ऑपोजिट देन इट इज ई फॉर्म। यानी कि अगर ब्रोमीन और हाइड्रोजन सामने सामने आ जाएंगे तो वो हो गया ई फॉर्म। इसी तरीके से आप बगल में देखिए 2 ब्यूटीन बना है दोनों ही केसेस में। तो अगर मिथाइल और हाइड्रोजन में मिथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसका नंबर हो गया 1। सो नाउ अगर 1 और 1 सामने है यानी वो Z हो गया, दैट इज Z2 ब्यूटीन। और अगर 1 और 2 सामने सामने है तो वो हो गया E2 ब्यूटीन। सो इस तरीके से EZ नॉमेनक्लेचर को समझा जा सकता है, और जितने ज्यादा इसके एग्जाम्पल्स किए जाएंगे उतना ही ये और क्लियरली समझ में आ जाएगा। So now let us see some of the methods for determination of configuration of geometrical isomers. जैसे कि अभी हमने ये देखा पिछले मेथड्स में कि अगर स्ट्रक्चर हमारे सामने हो तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस है और कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रांस है, या कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ई है और कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जेड है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में 2 कंपाउंड्स मैं दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है, या कौन सा ई है और कौन सा जेड है, तो फिर कैसे बताया जाएगा। उसी के मेथड्स हम अभी देखेंगे कि द मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फर्स्ट इज बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी और डाइपोल मोमेंट सिस आइसोमर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की मदद से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा आइसोमर सिस है और कौन सा आइसोमर ट्रांस है। इसमें सबसे अच्छा मेथड है साइक्लाइजेशन मेथड। तो सिस आइसोमर साइक्लाइज हो जाता है और ट्रांस आइसोमर साइक्लाइज नहीं हो पाता, या बहुत ही मुश्किल से साइक्लाइज हो पाता है। तो जैसे मैंने आप देखिए मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, जिसमें मैलिक एसिड सिस आइसोमर है और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस आइसोमर है, इनका साइक्लाइजेशन आपको दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें मैलिक एसिड साइक्लाइज होकर डिहाइड्रेशन रिएक्शन अंडरगो करता है, यानी एक मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज करके जब उसको हीट किया जाता है तो एक मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज कर देता है और बना देता है मैलिक एनहाइड्राइड। जबकि फ्यूमेरिक एसिड क्योंकि ट्रांस है, ट्रांस आइसोमर है, इस वजह से वहां कोई एनहाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वी कम टू मॉडर्न मेथड्स। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के मेथड्स तब इस्तेमाल होते थे जब एक्सरे डिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सब नहीं डिस्कवर हुआ था। अब आजकल इनसे बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो लेट्स सी कि इन मेथड्स की मदद से कैसे पता चलता है कि कौन सा आइसोमर सिस है और कौन सा आइसोमर ट्रांस आइसोमर। सो जैसे कि आप देखिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो सिस आइसोमर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा थोड़ा सा शॉर्टर वेवलेंथ का होता है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। नाउ जैसे कि अगर हम ट्रांस स्टिल्बीन और सिस स्टिल्बीन देखें
तो ट्रांस स्टिल्बीन है प्लेनर और सिस स्टिल्बीन भी कोप्लेनर है, लेकिन ट्रांस स्टिल्बीन का रेजोनेंस बिटवीन द डबल बॉन्ड और फिनाइल ग्रुप उसका मैक्सिमम पे है, जबकि जो सिस स्टिल्बीन है वो एक्सट्रीमली बहुत क्राउडेड है। हालांकि ये थोड़ा सा अभी आपके लिए समझना जरा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं रफ आइडिया एक दे देती हूँ कि किस तरीके से अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा में डिफरेंस पता कर सकते हैं आप। तो बस अभी आई थिंक ओनली अंडरस्टैंडिंग की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा वो थोड़ा शॉर्ट वेवलेंथ का है सिस में एज कंपेयर टू द ट्रांस आइसोमर। इसी तरीके से जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है उनमें डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कपलिंग कांस्टेंट में। सिस और ट्रांस के प्रोटॉन्स के कपलिंग कांस्टेंट में डिफरेंस होता है। तो ट्रांस आइसोमर बहुत स्ट्रांगली कपल्ड होता है, जैसे कि कपलिंग कांस्टेंट सिस का वो 8 टू 11 सीपीएस पे होता है, जबकि कपलिंग कांस्टेंट ट्रांस का 17 टू 18 सीपीएस पे है। और जो केमिकल शिफ्ट्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स में। सो अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्योंकि आपको थोड़ा कम ही आइडिया होगा, सो नॉट अ इशू, जब थोड़ा आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे देन यू विल गेट अ गुड आइडिया ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नाउ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करने में।